हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। आज सेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो इस टाइम थोड़ा वरीड है एग्ज़ाम को लेकर। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैम अब टाइम बहुत कम है, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। तो हमारी तरफ से ओनली 3 सजेशंस हैं। पहला तो PYQs के पैटर्न देखिए, किस टाइप के और किस नेचर से क्वेश्चन बने हैं और किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, उस पर फोकस कीजिए। और दूसरा, अभी कुछ न्यू पढ़ने का नीड नहीं है, आपने जो अपने की पॉइंटर्स वाले नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना हो सके अपने मन को शांत रखिए। आपको भी पता है सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है प्रिपरेशन, तैयारी। एंड आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी हुई होगी, राइट। और हाँ, राइट वर्ड से याद आया कि स्टूडेंट हमारे राइट वर्ड से काफ़ी इरिटेट हो गई थी। बट हर किसी व्यक्ति का कोई शब्द तकिया कलाम टाइप से हो जाता है जो चाहे अनचाहे निकलता ही रहता है। तो 2017 से पढ़ा रहे हैं, बट किसी बच्चे ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। बट आगे से ध्यान दिया जाएगा, कम ही यूज किया जाए। बट 8-9 साल की आदत है तो ओवरनाइट नहीं जाएगी। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन। तो हमने इससे पहले अपना 2021, 2016 एंड 2013 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे PGT सोशोलॉजी 2011 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? फर्स्ट ऑप्शन गोंड, सेकंड ऑप्शन खासी, थर्ड ऑप्शन भील, फोर्थ ऑप्शन मुंडा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है मैट्रिलिनियल ट्राइब्स कौन सी है। तो हमारा गारो हो गया, खासी हो गया, नायर्स हो गए। यहाँ कैसी सोसाइटी देखने को मिलती है? यहाँ पर मैट्रिलिनियल, लीनियज के बेसिस पे, वंश के बेसिस पे 2 टाइप की सोसाइटी देखने को मिलती है, मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल। तो मैट्रिलिनियल में जो वंश और उत्तराधिकार होता है माता के आधार पर होता है, और जो पैट्रिलिनियल होता है वहाँ पर पिता के आधार पर होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, खासी। वही हम अथॉरिटी के बेसिस पे देखेंगे तो मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है? फर्स्ट ऑप्शन घर की व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, फोर्थ ऑप्शन आजीविका कमाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेविस की पुस्तक का नाम है, डेविस की पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। ये नाम आपको याद रखना है, पेपर में भी पूछा जाता है, ह्यूमन सोसाइटी। वहीं हम बात करते हैं मूरे की। तो मूरे की पुस्तक का नाम क्या है? द फैमिली। तो इन 2 पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। डेविस की बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। और वहीं पर मूरे की पुस्तक का क्या नाम है? द फैमिली। तो इसमें परिवार के सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि प्रजनन कार्य अर्थात संतानोत्पत्ति और उनका पालन पोषण, परिवार के सदस्यों के देखभाल, व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना, बच्चों का सोशलाइजेशन समाजीकरण करना, सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण, आर्थिक कार्य बताए गए हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन 1995, सेकंड ऑप्शन 1996, थर्ड ऑप्शन 1997, फोर्थ ऑप्शन 1998। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करें 1985 और 86 की, उस समय एक मंत्रालय था कल्याण मंत्रालय। तो इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में इसको डिवाइड किया गया था, कल्याण मंत्रालय को। और इसी के साथ उस समय का कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग जो हो गया, और जनजातीय विकास प्रभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग को गृह मंत्रालय से, और जो वक्फ प्रभाग है उसको कानून मंत्रालय से हटा दिया गया था। और उसके बाद मई 1998 में मंत्रालय का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। कब किया गया था? 1998 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अंतर जातीय विवाह, सेकेंड ऑप्शन जातीय अंतर विवाह, थर्ड ऑप्शन
विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहुविवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं जातीय अंतर विवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और विवाह को, मैरिज को फाउंटेन हेड ऑफ किनशिप किसने कहा है? मेलिनोस्की ने कहा है। और वहीं पर मैरिज को हॉस्पिटल फॉर सिक सोल किसने कहा है? लूथर ने कहा है। ये दो भी आपके पेपर में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, किसने कहा है? लूथर ने कहा है। मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल। और वहीं पर हम मेलिनोस्की की बात करें तो उन्होंने कहा है कि विवाह जो है नातेदारी का स्रोत है, मैरिज इज द फाउंटेन हेड ऑफ किनशिप। तो ये दो नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अंतरजातीय विवाह, सेकंड ऑप्शन जातीय अंतर विवाह, थर्ड ऑप्शन बहिर्विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहुविवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंतरजातीय विवाह। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंतरजातीय विवाह। और वहीं पर अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को पूछा जाएगा तो जातीय अंतर विवाह कहलाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला डैश डैश धन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन वधु मूल्य, सेकंड ऑप्शन दहेज, थर्ड ऑप्शन मेहर, फोर्थ ऑप्शन उपहार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन मेहर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डावर कहते हैं। तो हम बात करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2 है उसके डेफिनेशन में, जो डाउरी की डेफिनेशन है उसमें क्या डावर को इंक्लूड किया गया है? तो नहीं किया गया है। तो हमारा जो मेहर है वो दहेज नहीं माना जाएगा। और हम प्री इस्लामिक सोसाइटी की बात करें तो उस समय 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज देखने को मिलता था। एक हमारा हो जाता था बाल विवाह और दूसरा बीना। ये 2 निकाह देखने को मिलता था। तो बाल में जो गार्जियन होता था, पेरेंट्स होते थे, मीन्स पिता होता था, उसको डायरेक्ट पैसा दे के कन्या ले ली जाती थी। और बीना में डायरेक्ट जो फीमेल होती थी उन्हीं से कांटेक्ट किया जाता था और उन्हीं को धन दिया जाता था और उनसे कोहैबिटेशन का राइट प्राप्त कर लिया जाता था। और ऐसे धन को क्या कहा जाता था? शादाक। और यहाँ पर मेहर किसको दिया जा रहा है? यहाँ पर जो मेहर है पेरेंट्स को दिया जा रहा है, मीन्स उसके पिता को दिया जा रहा है या गार्जियन को दिया जा रहा है। और जो यहाँ पर जो सादाक प्राप्त करती थी ऐसी स्त्री को क्या कहा जाता था? शादिक। तो ये सब बात हो रही है जब इस्लाम का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। और उसके बाद जब पैगंबर साहब आते हैं वो स्त्री को सीधे मेहर देने का प्रोविज़न कर देते हैं। और मेहर जो है वो मुस्लिम विधि के तहत महिला की दशा सुधारने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति मानव निर्मित है, सेकंड ऑप्शन संस्कृति सीखी जाती है, थर्ड ऑप्शन प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, फोर्थ ऑप्शन संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले संस्कृति मानव निर्मित है, करेक्ट है। संस्कृति सीखी जाती है, हाँ ये भी सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती, समान नहीं होती, असमान होती, सबके अपने डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आश्रितता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी रिलेटेड है, किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, सेकंड ऑप्शन गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, थर्ड ऑप्शन वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता, फोर्थ ऑप्शन महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता, मीन्स डिपेंडेंसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डिपेंडेंसी थ्योरी वो गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता से रिलेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ये प्रिंसिपल क्या कहता है डिपेंडेंसी थ्योरी का? यह है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, निर्धन एवं अल्पकालिक विकसित देश से धनी देशों की ओर प्रवाहित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। और आश्रितता का जो सिद्धांत है सबसे पहले किसने दिया था? पी बरो ने। कब दिया था? 1957 में दिया था। और इस सिद्धांत को बाद में विस्तार से व्याख्या करते हुए जर्मन आधारित एजी फ्रैंक ने अल्प विकास
का विकास की युक्ति को प्रस्तुत किया था। अगर पूछ लिया जाए कि अल्प विकास का विकास युक्ति किसने प्रस्तुत किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा एजी फ्रैंक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विचारक के धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन बेबर, सेकेंड ऑप्शन मार्क्स, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेबर ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। इनकी अपनी एक पुस्तक ही आई थी, दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैक्स बेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन वेस्टरमार्क, ब्रीफॉल्ट सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मॉर्गन, फोर्थ ऑप्शन टाइलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेस्टरमार्क ने पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर संपत्ति की तरह ही अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहता है और अपनी इसी शक्ति के कारण वह इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी स्कूलिंग अविद्यालीकरण संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इवान इलिच, सेकेंड पॉलो फेरी, थर्ड अरविंदो, फोर्थ भगवान दास। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है 1 and 2, सेकेंड ऑप्शन केवल 1, थर्ड ऑप्शन केवल 4, फोर्थ ऑप्शन 2 and 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी स्कूलिंग किससे रिलेटेड है? तो हमारा इवान इलिच हो गए, पॉलो फेरी हो गए, दोनों ही रिलेटेड है। तो अविद्यालीकरण जो है डी स्कूलिंग है, इवान इलिच तथा पॉलो फ्रेरी से रिलेटेड है। यह एक वैचारिक आंदोलन है जो बालक के विकास के प्रोसेस में आधुनिक औपचारिक शैक्षणिक व्यवस्था की भूमिका की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और यह इस बात पर बल देता है कि शिक्षा और सीखना सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों और जीवन अनुभवों में विद्यमान रहता है, एग्जिस्ट रहता है और इसे मात्र औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का एक अधिकार मानना भारी भूल है और इस तरह जो है कि बालक को स्कूल के प्रांगण में भेजकर उनके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध करना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवान इलिच एंड पॉलो फेरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के 9 उत्विकासीय सिद्धांत से है? फर्स्ट ऑप्शन मॉर्गन, सेकेंड ऑप्शन स्टेवर्ट, थर्ड ऑप्शन वाइट, फोर्थ ऑप्शन बीरस्टीट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत के उद्विकासीय सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए 9 उद्विकासवादियों ने उद्विकास का संशोधित रूप प्रस्तुत किया और इसमें सबसे जो मेन नाम निकल के आता है वो लेस्ली वाइट और स्टेवर्ट का है। इनके अकॉर्डिंग कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे वह उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित हो जाती है। हम जुलियन एच स्टेवर्ट की बात करें तो उन्होंने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत मीन्स यूनिलीनियर प्रिंसिपल के स्थान पर मल्टी लीनियर प्रिंसिपल प्रस्तुत किया और उनकी मान्यता है कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी हैं वरन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी भिन्न भिन्न रहा है। उन्होंने पेरू का हो गया, अमेरिका का होगा, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया और चाइना के कल्चर्स का स्टडी किया और लेस्ली वाइट जो है वो नव विकासवाद और संस्कृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। हम यहाँ बात करें तो स्टेवर्ट भी हो गए, वाइट भी हो गए, दोनों इससे रिलेटेड है। आपका आयोग ने राइट आंसर ऑप्शन सी को माना था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, सेकंड ऑप्शन आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, थर्ड ऑप्शन पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, फोर्थ ऑप्शन पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रतिस्पर्धा है किसी उद्देश्य को बेहतर से बेहतर ढंग से हासिल करने का एक नतीजा है। स्पर्धा तब पैदा होती जब कुछ सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं और लेस्ली ने प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार डिफाइन किया है? कंपटीशन इज द इंडिविजुअल एंड ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर गोल्स दैट ओनली वन कैन विन। तो प्रतिस्पर्धा में आंशिक रूप से पृथक्करण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। तो प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है, या कथन किसका है?
फर्स्ट ऑप्शन एम.एस. उस्मान, सेकंड ऑप्शन गार्डन वॉ फोर्ड, थर्ड ऑप्शन फेडरिक थ्रेशर, फोर्थ ऑप्शन बेबलिन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको एम.एस. उस्मान भी देखने को मिला होगा किसी बुक में और कहीं पर गार्डन वॉ फोर्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हम बात करें सुशमैन व ह्यूस्टन की, तो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म साइबर क्राइम का 1995 में। वहीं पर researchgate.net पे एक थीसिस मिली जहाँ पर गॉर्डन व फोर्ड के द्वारा जो डिफाइन किया गया था वो मिला। वहाँ पर लिखा है कि साइबर क्राइम एज इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड और कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और हार्डवेयर डिवाइसेस। और इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था गार्डन एंड फोर्ड ने टाइप 1 एंड टाइप 2 में। टाइप 1 में जो टाइप 1 में जो एक ही बार में हो जाता है साइबर क्राइम को रखा गया, जैसे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना के कर दिया गया जैसे कि आपका वायरस अटैक होता है। और टाइप 2 में जो बार बार इंटरेक्शन के थ्रू किया जाता है जैसे कि आपका स्टॉकिंग हो गया। तो गार्डन और फोर्ड ने साइबर अपराध को कंप्यूटर नेटवर्क या हार्डवेयर उपकरणों के उपयोग के माध्यम से सुगम या प्रतिबद्ध किसी भी गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गार्डन व फोर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। फर्स्ट ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। सेकेंड ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। थर्ड ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिस्पर्धा जो है कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि जो संघर्ष है हमारा अधिक मात्रा में करता है। राइट है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को बेनिफिट होता है और जो संघर्ष होता है दोनों को हानि पहुंचाती, हार्मफुल होता है दोनों के लिए ही जो हमारा स्ट्रगल होता है। तो हमारा ये भी करेक्ट है। तो प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जो आपका कंपटीशन होता है, और जो संघर्ष होता है इसमें बाधा पहुंचाती है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? फर्स्ट ऑप्शन समुदाय, सेकेंड ऑप्शन समिति, थर्ड ऑप्शन संस्था, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक समूह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्था शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। यह कैसी है? अमूर्त। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन समिति में, सेकंड ऑप्शन भीड़ में, थर्ड ऑप्शन श्रोता समूह में, फोर्थ ऑप्शन जनता में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भीड़ में। तो भीड़ में व्यक्ति की विचार शक्ति प्रायः लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर जो मोर्टेलिटी रेट है पर 1000 कितनी है? जो मोर्टेलिटी रेट है कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 31, सेकंड ऑप्शन 26, थर्ड ऑप्शन 12.5, फोर्थ ऑप्शन 7.48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट है 1000 पर कितना है? 7.48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7.48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भावुकता प्रबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन परिवार में, सेकंड ऑप्शन भीड़ में, थर्ड ऑप्शन संस्था में, फोर्थ ऑप्शन जनता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीड़ में भावनाएं छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं और व्यक्ति सामूहिक स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का बलिदान कर देता है। व्यक्ति पर समूह मन का नियंत्रण एवं प्रभाव होता है, अतः भीड़ में भावुकता क्या होती है? प्रबल होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भीड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। फर्स्ट ऑप्शन कूले ने, सेकंड ऑप्शन हटन ने, थर्ड ऑप्शन लिंटन ने, फोर्थ ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी ने। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले कूले ने अपनी पुस्तक सामाजिक संगठन 1909 में आई थी, इसमें दिया है। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, सामाजिक संगठन है। और उन्होंने इसमें कहा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जो आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों तथा सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं। इसमें उन्होंने परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह को शामिल किया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन बच्चों का खेल समूह, थर्ड ऑप्शन पड़ोस, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया। तो सबसे पहले प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है कूले ने दिया, उनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
और ये बुक कब आई थी? 1909 में आई थी। उन्होंने इसमें बता दिया है कि प्राथमिक समूह जो है उनसे उनका तात्पर्य रहा है कि जो आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग द्वारा लक्षित होते हैं उनमें परिवार को, पड़ोस को, क्रीड़ा समूह को शामिल किया है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्राथमिक समूह क्या है? परिवार भी है, बच्चों का खेल समूह भी है और पड़ोस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन ऑफिस, थर्ड ऑप्शन बच्चों का खेल समूह, फोर्थ ऑप्शन पड़ोस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीयरस्टीट के अकॉर्डिंग वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। तो हमारा भी प्राथमिक में बताया गया परिवार आएगा, बच्चों का खेल समूह आएगा, पड़ोस आएगा। क्या नहीं आएगा? ऑफिस नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑफिस कैसा है? द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? फर्स्ट ऑप्शन जाति, सेकंड ऑप्शन प्रजाति, थर्ड ऑप्शन जनजाति, फोर्थ ऑप्शन संजाति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर विवाह के नियमों का पालन करता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जननांकीय प्रक्रिया है? प्रजनता, मतृत्वता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। कोड दिया गया है 1 and 2, सेकेंड ऑप्शन 1 2 3, थर्ड ऑप्शन 1 2 3 4, फोर्थ ऑप्शन 2 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डेमोग्राफी है, जननांकीय है, मूल रूप से जनसंख्या का अध्ययन है जिसकी 5 प्रक्रियाएं हैं। पहले प्रजननता आ गई, आपका मृत्यु क्रम हो गया, मीन्स मृत्यता, विवाह, देशांतरण एवं सामाजिक गतिशीलता। इन 5 का ही परिमाणात्मक अध्ययन जननांकीय है। और यहाँ पर आपका जो चयन बोर्ड रहा है अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी पत्रिका में कौन सा आंसर सही माना है? ऑप्शन सी को 1 2 3 4। जबकि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रजनता और मतृता। ऑप्शन ए इज करेक्ट होना चाहिए, बट उनके अकॉर्डिंग क्या हमारा राइट आंसर दिया गया है? ऑप्शन सी। और हम फर्स्ट सेंसस की बात करें इंडिया में कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और फर्स्ट रेगुलर सेंसस पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881। और दोनों ही आपके पेपर में पूछा गया है। फर्स्ट सेंसस इंडिया का कब हुआ था? 1872 में। और रेगुलर सेंसस कब स्टार्ट हुआ? 1881 से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त कार्य दल एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन पंजाब, थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े 8 राज्य सशक्त कार्यदल में शामिल हैं, जिसमें आपका बिहार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा? हमारा पंजाब नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति की परिभाषा है। फर्स्ट ऑप्शन जाति एक बंद वर्ग है, सेकेंड ऑप्शन जाति एक अंतर्विवाही समूह है, थर्ड ऑप्शन जाति एक बहिर्विवाही समूह है, फोर्थ ऑप्शन जाति एक भूभागीय समूह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मजूमदार व मदान का मानना है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता केवल जन्म से ही निश्चित होती है। यह अपने सदस्यों पर विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, संस्कार और राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवहार संबंधी अनेक प्रतिबंध लगाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। जाति की परिभाषा, जाति एक बंद वर्ग है। किसका मानना है? मजूमदार व मदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है, सेकेंड ऑप्शन जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित है, थर्ड ऑप्शन जाति व वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं, फोर्थ ऑप्शन जाति व वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सत्य पूछा गया है। तो जाति जन्म पर आधारित है, जबकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। और वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इसमें डिवाइड था। और जाति तथा वर्ण दोनों में समाज का स्तरीकरण करते हैं, दोनों में ही स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज की भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है? फर्स्ट ऑप्शन हंटिंगटन, सेकंड ऑप्शन हटन, थर्ड ऑप्शन मेलिनोव्स्की, फोर्थ ऑप्शन श्री अरविंदो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हंटिंगटन ने समाज के भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति संकुल
विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित हो रहे हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक हैं फर्स्ट ग्रेबर, सेकंड एकरमैन, थर्ड रॉबर्ट लॉबी, फोर्थ इलियट एंड पेरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है 2, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जर्मन प्रसारवाद के समर्थक हैं ग्रेबनर, एकरमैन और ई फाय। इनका मत है कि संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं और ब्रिटिश प्रसारवादियों की तरह जर्मन प्रसारवादी किसी एक ही स्थान को संस्कृति का उद्गम स्थान नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर संस्कृति का जन्म हुआ और फिर दूसरे स्थानों पर इसका प्रसार हुआ है। इस प्रकार से इस संप्रदाय के लोग उद्विकास एवं प्रसार दोनों को ही स्वीकार करते हैं। समय समय पर विभिन्न स्थानों पर संस्कृति के तत्वों का जन्म होता रहा है और वे दूसरे स्थानों पर फैलते रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेबनर भी हो जाएगा हमारा, एकरमैन और इसके साथ कौन है? फाय। हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? फर्स्ट ऑप्शन बोलने की क्षमता, वाणी, सेकंड ऑप्शन सीधे खड़े होने की क्षमता, थर्ड ऑप्शन उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, फोर्थ उक्त तीनों। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति का विकास मानव कर पाया, पशु क्यों नहीं कर पाया, ये पूछा गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलने की क्षमता, वाणी उसके पास है, सीधे खड़े होने की क्षमता भी है, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लेस्ली वाइट ने उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया जिसके कारण संस्कृति का विकास मानव कर पाया। पहला, बोलने की क्षमता एवं दृष्टि, सेकंड सीधे खड़े होने की क्षमता, थर्ड उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, फोर्थ मेधावी मस्तिष्क और पांचवा प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। और इनका अभाव होता है पशु में, इसी वजह से पशु जो है वो संस्कृति का विकास नहीं कर पाए जबकि मानव कर पाए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन, समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। सेकंड ऑप्शन, समाज के भाग्य का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। थर्ड ऑप्शन, समाज के भाग्य का निर्माण राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। फोर्थ ऑप्शन, समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हंटिंगटन का मानना है कि समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, जो उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है वही करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन हर्ष कोविड, सेकंड ऑप्शन मेलिनोव्स्की, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन लिंटन। तो हर्ष कोविड का कहना है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर्ष कोविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति तत्व, सेकंड ऑप्शन संस्कृति संकुल, थर्ड ऑप्शन सांस्कृतिक प्रतिमान, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक विलंबना। तो रूथ बेनेडिक्ट की पुस्तक है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा क्या है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर। कब आई थी? 1934 में। इसमें सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया गया है और आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी अवधारणा कौन से पुस्तक में किया गया था। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है रूथ बेनेडिक्ट की कौन सी पुस्तक में किया गया? पैटर्न्स ऑफ कल्चर में। और ये पुस्तक कब आई थी? 1934 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सांस्कृतिक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। सेकेंड ऑप्शन, जब संस्कृति के 2 पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। थर्ड ऑप्शन, उक्त दोनों कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन, उक्त दोनों कथन गलत है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑकबर्न की पुस्तक क्या नाम है ऑकबर्न की पुस्तक का? सोशल चेंज। और ये पुस्तक कब आई थी? 1922 में। तो इसमें सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया गया और उन्होंने बताया कि जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाती है
और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती, तो यही सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति बनती है। और भौतिक संस्कृति में उन्होंने तकनीकी, प्रविधि और अन्य भौतिक वस्तुओं तथा अभौतिक संस्कृति में धर्म हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, ट्रेडिशन हो गया, परंपरा हो गया, इनको इंक्लूड किया गया है। और इन दोनों पक्षों में समान गति से परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन की इस दौड़ में भौतिक पक्ष आगे निकल जाता है, जबकि अभौतिक पक्ष जो है पिछड़ जाता है। तो सांस्कृतिक लैग मीन्स कल्चरल लैग जो बात किया गया कैसे आता है, जब मटीरियल और नॉन मटीरियल में, तो जब मटीरियल आगे निकल जाता है और उसमें हमारा जो नॉन मटीरियल होता है वो पीछे हो जाता है, तो उसको हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, कल्चरल लैग कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाती है। तो नाम याद रखिएगा ऑकबर्न का, और उनकी पुस्तक का नाम सोशल चेंज कब आई थी? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक समूह, सेकंड ऑप्शन द्वितीयक समूह, थर्ड ऑप्शन स्थानीय समूह, फोर्थ ऑप्शन स्थायी समूह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो औपचारिक संबंध है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? द्वितीयक समूह में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्वितीयक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर्विवाह, सेकंड ऑप्शन व्यवस्था का निर्धारण जन्म से, थर्ड ऑप्शन अस्पृश्यता, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति व्यवस्था का निर्धारण जन्म से होता है, और एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजीवन उसी जाति का होकर रह जाता है। और यहाँ पर हमारा कमीशन ने राइट आंसर डी को माना था, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं? फर्स्ट प्रदत्त, सेकंड अर्जित, थर्ड मानव निर्मित, फोर्थ ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां अर्जित होती हैं, क्योंकि व्यक्ति इसे अपनी योग्यता, ज्ञान, निपुणता, प्रतिस्पर्धा आदि के द्वारा प्राप्त करता है, जो सामाजिक स्थितियां होती हैं। तो आप भी अभी जो आप प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं वो भी आपको अर्जित करना पड़ेगा, राइट? ये आपकी योग्यता, आपके ज्ञान, इसके बेसिस पे आप अर्जित करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर? फर्स्ट ऑप्शन आमदनी, सेकंड ऑप्शन शिक्षा, थर्ड ऑप्शन जन्म, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। तो समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति जन्म के आधार पर तय होती है। जैसे आपका लिंग क्या होगा, एज क्या होगी, जाति क्या है, प्रजाति क्या है, नातेदारी क्या है, ये सब कैसे डिसाइड होता है? आपके जन्म से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ट्वेनबी, सेकंड ऑप्शन भगवान दास, थर्ड ऑप्शन सोरोकिन, फोर्थ ऑप्शन ऑकबर्न। अभी आपको बताया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑकबर्न। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया। ये बात अभी ही आपको बताया गया था, तो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, सेकंड ऑप्शन संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती हैं, थर्ड ऑप्शन संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती हैं, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्तित्व की जड़ें जो है संस्कृति में होती हैं, क्योंकि संस्कृति किसी समूह का रहन सहन, रीति रिवाज, कार्य विधि का समग्र रूप है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं। ये कथन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन अंशतः सही, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया आपका, एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है ना ही सामाजिक वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। ये सही है, क्योंकि व्यक्ति पशुवत पैदा होता है और वह समाजीकरण द्वारा, सोशलाइजेशन द्वारा ही मानव बनता है, और इस प्रोसेस द्वारा वह समाज के नियम, कानून, व्यवहार के तरीके तथा मूल्यों आदि के बारे में जानता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, सेकंड ऑप्शन व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, थर्ड ऑप्शन व्यक्ति के समाज का परिवर्तित करने की,
फोर्थ ऑप्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? तो समाजीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बनता है और समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना सीखता है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन स्कूल, सेकंड ऑप्शन परिवार, थर्ड ऑप्शन पड़ोस, फोर्थ ऑप्शन नातेदारी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? हमारा परिवार है, क्योंकि व्यक्ति का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? परिवार में, और नियंत्रण भी यहीं से आरंभ होकर आजीवन चलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? फर्स्ट ऑप्शन समाज, सेकंड ऑप्शन धर्म, थर्ड ऑप्शन कानून, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल है उसकी एजेंसी का कारण क्या है? समाज है, धर्म है, कानून है, प्रथा है, जनजाति है, राज्य है, मीडिया है, ये सब है। तो राइट आंसर क्या होगा? समाज भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, कानून भी हो जाएगा, ये सभी सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? फर्स्ट ऑप्शन नमस्ते करना, सेकेंड ऑप्शन अंतर विवाह, थर्ड ऑप्शन बहिर्विवाह, फोर्थ ऑप्शन एक विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोशल कंट्रोल का कौन सा साधन जनरीति है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमस्ते करना। तो नमस्ते करना जो है वो सामाजिक नियंत्रण का जनरीति संबंधित साधन है। जनरीतियाँ आदर्श नियमाचार हैं जो बताती है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब आपके घर में कोई भी बड़ा आता है तो आपको बताया जाता है जाके नमस्ते कर लेना है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, नमस्ते करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन सही समय पर चुनाव करवाना, सेकंड ऑप्शन सामाजिक विकास तेज करना, थर्ड ऑप्शन आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, फोर्थ ऑप्शन कीमतों पर नियंत्रण रखना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक नियंत्रण जो आपका सोशल कंट्रोल है उसका मुख्य लक्ष्य है आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता? फर्स्ट ऑप्शन प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, सेकंड ऑप्शन अपनी ही जाति में विवाह, थर्ड ऑप्शन हड़ताल पर जाना, फोर्थ ऑप्शन आयकर चुकाना। तो राइट आंसर क्या होगा? हड़ताल पर जाना सामाजिक नियंत्रण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हड़ताल पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का। फर्स्ट ऑप्शन पेशेगत विभाजन, सेकंड ऑप्शन भाषागत विभाजन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, फोर्थ ऑप्शन क्षेत्रीय विभाजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सामाजिक स्थिरीकरण है उसका मतलब क्या है? समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, और इसका प्रमुख तत्व श्रेणीबद्ध संस्तरण है, जैसे जाति हो गया, व्यवस्था हो गया, वर्ग व्यवस्था एक्सेट्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ। समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन छोटे समुदायों में, सेकेंड ऑप्शन एक रूपीय समुदायों में, थर्ड ऑप्शन धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक नियंत्रण छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में और धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, इन सभी में दृढ़ रूप में पाया जाता है। इसके उल्लंघन, इसके वायलेशन करने पर दंड, सामाजिक निंदा का तिरस्कार आदि झेलना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? फर्स्ट ऑप्शन रेखीय सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन चक्रीय सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन उक्त दोनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? तो सामाजिक परिवर्तन में दो प्रकार के सिद्धांत है, पहला तो हमारा रेखीय सिद्धांत और दूसरा चक्रीय सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त दोनों में, मीन्स रेखीय सिद्धांत भी होगा और चक्रीय सिद्धांत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और चक्रीय सिद्धांतकारों में आपके स्पेंगलर हो गए, पेरेटो हो गए, टोयनबी हो गए, सोरोकिन हो गए, ये सब आते हैं। और रेखीय सिद्धांतकार में कौन आते हैं? मार्क्स, कांट, वेबर, स्पेंसर, हॉबहाउस। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर चक्रीय सिद्धांत कारों में नाम पूछा जाएगा तो स्पेंगलर हो जाएंगे, परेटो, टोयनबी
और सोरोकिन आते हैं। और जबकि आपका जब अगर रेखीय सिद्धांतकार पूछेंगे मार्क्स आएंगे ऑगस्ट काम्ट, वेबर, स्पेंसर, हॉबहाउस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है। फर्स्ट ऑप्शन बृहत्तर नगरों में, सेकंड ऑप्शन ग्रामीण समाजों में, थर्ड ऑप्शन जनजातीय समाजों में, फोर्थ ऑप्शन छोटे समुदायों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर छोटे समुदायों में होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, छोटे समुदायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रूढ़िवादिता, सेकंड ऑप्शन निरक्षरता, थर्ड ऑप्शन निहित स्वार्थ, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक रूढ़िवादिता भी है, निरक्षरता भी है और निहित स्वार्थ भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, उक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। सेकंड ऑप्शन संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। थर्ड ऑप्शन सभ्यता प्रगतिशील और जबकि संस्कृति नहीं। फोर्थ ऑप्शन सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति अभौतिक, अमूर्त तथा साध्य है जबकि जो सभ्यता है वो भौतिक है, मूर्त है और साधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। तो और सभ्यता की माप संभव है जबकि जो संस्कृति की नहीं है। और सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सेकंड ऑप्शन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिख। थर्ड ऑप्शन गोंड, भील, मुंडा, ओरांव। फोर्थ ऑप्शन पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हिंदू सामाजिक संगठन के 4 चतुष्वर्ण हैं। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णों के मुख्य रूप है। ब्राह्मण उनकी मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से और वैश्य उनकी जंघाओं से और उदर से और शूद्र जो है उनके पांव से उनका जन्म हुआ है, ऐसा बताया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से और वैश्य जंघा या उदर से और शूद्र क्या है उनके पांव से उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन वृद्धाश्रम, सेकंड ऑप्शन विधवा आश्रम, थर्ड ऑप्शन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फोर्थ ऑप्शन अनाथ आश्रम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदू के सामाजिक जीवन के 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये 100 ईयर्स का होता है और इसमें 20-25 ईयर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन 20, सेकंड ऑप्शन 16, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार के नेम क्या हैं? पहला गर्भाधान, सेकंड पुंसवन, थर्ड सीमांतोन्नयन, फोर्थ जात कर्म, फिफ्थ है हमारा नामकरण, सिक्स्थ है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ा कर्म और नौवां है विद्यारंभ, 10वां है कर्णवेद, 11 है यज्ञोपवीत, 12 है वेदारंभ, 13 है हमारा केशांत, 14 है समावर्तन, 15 है विवाह और 16 क्या है अंत्येष्टि। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 करेक्ट, 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन रामायण, सेकंड ऑप्शन उपनिषद, थर्ड ऑप्शन वेद, फोर्थ ऑप्शन भगवत गीता। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के भगवत गीता पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन राम, सेकंड ऑप्शन कृष्ण, थर्ड ऑप्शन शिव, फोर्थ ऑप्शन ब्रह्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्म का सिद्धांत कृष्ण के द्वारा समझाया गया। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन पार्कर एंडरसन, सेकंड ऑप्शन गुडे, थर्ड ऑप्शन फाल्सम, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड। तो गुडे ने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह की प्रकृति है? फर्स्ट ऑप्शन संविदात्मक, सेकंड ऑप्शन धार्मिक, थर्ड ऑप्शन नैतिक, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू विवाह का नेचर कैसा है? धार्मिक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है
और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध किए गए स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। डाइवोर्स का अब स्त्रियां पुरुषों की दास नहीं रही हैं। विवाह जन्मजात का बंधन नहीं रहा है। अब हिंदू विवाह की प्रकृति भी सामाजिक हो गई है। बट ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हिंदू विवाह में जो उसकी मैरिज है उसका नेचर कैसे माना गया, सैक्रोसेंट इन नेचर का, राइट। तो यहाँ हम बात करते हैं हिंदुइज्म ट्रेडिशनली रिकग्नाइज करता है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, और यहाँ ये दो डिवाइड करता है 2 कैटेगरी में, एक अप्रूव्ड और एक अनअप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज कौन से हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य। वही हम बात करेंगे अनअप्रूव्ड फॉर्म्स मैरिज का, तो असुर विवाह हो जाएगा, गंधर्व विवाह हो जाएगा, राक्षस और पैशाच विवाह। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के आपके अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताया गया है, और यहाँ पर 4 अनअप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अप्रूव्ड में आपका ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य आता है। अनअप्रूव्ड में असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच आता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका क्या मीनिंग होता है। और गंधर्व विवाह जो है, जो लव मैरिज होती है, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है, और ये पहले कहाँ पर ओनली क्षत्रियों को ही अलाउ था गंधर्व विवाह। और यहाँ ब्रह्म विवाह जो होता है कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। इसमें इन्वॉल्व होता है ग्रूम्स की फैमिली जो एक सुटेबल ब्राइड ढूंढती है, जिसका गुड बैकग्राउंड होता है, और ब्राइड की फैमिली जो वेरीफाइंग करती है ग्रूम्स के वैदिक नॉलेज एंड कैरेक्टर को, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, ब्रह्म विवाह में होता है। और दैव विवाह में ब्राइड इज गिवन टू अ प्रीस्ट एज ए रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग एम्फेसाइजिंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसमें एक प्रीस्ट को दे दिया जाता है ब्राइड को। और आर्ष विवाह में ग्रूम ऑफर्स अ काउ, अ बुल एज अ गिफ्ट टू ब्राइड फैमिली सिग्निफाइंग रिस्पेक्ट एंड अ फॉर्म ऑफ ब्राइड प्राइस। तो ब्राइड के प्राइस के बदले या उसके रिस्पेक्ट के बदले ब्राइड की फैमिली की तरफ से ग्रूम को काव या बुल दे दिया जाता है एज अ गिफ्ट। और प्रजापत्य विवाह में ये बेस्ड होता है म्यूचुअल कंसेंट पे एंड फैमिली अप्रूवल पर, और इसमें फोकस किया जाता है चिल्ड्रन पे। तो मैं राइट आंसर प्रजापत्य विवाह में क्या म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड होता है। तो ये हमारा हो गया ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, ये अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। हम बात करते हैं अनअप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। तो असुर विवाह क्या होता है, तो ग्रूम ऑफर्स वेल्थ टू द ब्राइड्स फैमिली ऑफन सीन एज अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो ग्रूम होता है ऑफर करता है धन दौलत ब्राइड की फैमिली को, और ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है इसमें असुर विवाह में। और गंधर्व विवाह लव मैरिज है वेयर द कपल चूजेज ईच अदर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अट्रैक्शन विदाउट फॉर्मल सेरेमनीज। इसमें कोई फॉर्मल सेरेमनीज नहीं होती है, लव मैरिज पे बेस्ड होता है गंधर्व विवाह। और राक्षस विवाह जो होता है वो ग्रूम अबडक्टेड द ब्राइड अगेंस्ट हर विल, ब्राइड को अबडक्ट करके इसमें किया जाता है, उसके बिल के अगेंस्ट में ये मैरिज होता है राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह में ब्राइड को डिसीव कर दिया जाता है, ड्रग्ड कर दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है, किसके लिए, मैरिज के लिए, और ये पैशाच विवाह होता है। तो ये हमारा 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज है हिंदू में जो होता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मुताहा, सेकेंड ऑप्शन फासिद, थर्ड ऑप्शन जिहर और फोर्थ ऑप्शन बातिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार है, निकाह, मुताहा, फासिद और बातिल। तो निकाह को सही विवाह कहते हैं और यह स्थायी प्रकृति का होता है, इसका टेम्परेरी नेचर होता है। और मुताहा जो विवाह होता है मीन्स मूटा मैरिज जो आपका होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, प्लेजर के लिए होता है, जो ओनली शियाओं में, और शियाओं में भी उनके अथना अशारिया स्कूल में ही वैलिड है। जब कोई मुसलमान 5वीं स्त्री से, किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर ले तो ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है, और वह विवाह जो शरीयत अधिनियम के अनुसार ना किया गया हो। और बातिल या अवैध विवाह माना जाएगा। बातिल मीन्स वाइड रहेगा, फ्रॉम द बिगनिंग ही वो मैरिज कंसीडर नहीं की जाएगी। और तलाक, इजमा, जिहर, खुला, मुबारत, लियान, ये सब तलाक तफवीज मुसलमानों में तलाक के स्वरूप है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिहार। तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है, तो जिहार नहीं है। जिहार क्या है, एक तलाक का फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम, सेकेंड ऑप्शन धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, थर्ड ऑप्शन सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति, फोर्थ ऑप्शन संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन साथी। राइट आंसर क्या होगा, एक सार्थक जीवन जीने के लिए भारतीय विचारधारा में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं जिसका पालन सुचारू ढंग से करना होता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है। वास्तविक दुर्व्यवहार, सेकेंड
लैंगिक दुर्व्यवहार, थर्ड मौखिक दुर्व्यवहार, फोर्थ भावात्मक दुर्व्यवहार। कोड दिया गया, क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकेंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 और फोर्थ ऑप्शन 1 और 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पूछा गया क्या सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है क्या पूछा गया आखिर। अगर क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे तो आंसर भी गलत टिक लगाएंगे। तो आपका जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का, उसमें 5 प्रकार के बताए गए व्यवहार: शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, भावात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। तो वास्तविक दुर्व्यवहार यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये यहाँ पर बेयर एक्ट का पहला पेज है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक्ट नंबर बताया गया 43 ऑफ 2005। तो ये एक्ट नंबर का क्या मतलब है? एक्ट नंबर का मतलब है कि इस 2005 में इससे पहले 43 से पहले 42 एक्ट बन चुके हैं। तो ये 2005 का 43 नंबर का एक्ट है। तो ये इनैक्ट कब हुआ था? 13 सितंबर 2005 को। और यहाँ पर आपका बताया गया है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 में कि ये एक्ट जो है कब से इन्फोर्स होगा। तो यहाँ पर बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करे। तो कौन सी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है? 26 अक्टूबर 2006। मीन्स ये एक्ट कब से इन्फोर्स में है? 26 अक्टूबर 2006 से इन्फोर्स में है। और इनैक्ट कब हुआ? 13 सितंबर 2005। तो इसमें इतना कुछ नहीं देखना आपको। और ये पहले होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड नहीं करता था, बट अब करता है। कब से? जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद से, मीन्स 31 अक्टूबर 2019 से ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ईयर पूछ सकते हैं 2005। और टोटल चैप्टर्स इसमें 5 है, जिसमें 37 सेक्शंस दिए गए। ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपका लॉ का पेपर होता तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, ये सब। तो सेक्शन 3 में आपका डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 3 में दिया गया है, जहाँ पर ये इंक्लूड करता है फिजिकल अब्यूज को, सेक्सुअल अब्यूज को, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज को और इकोनॉमिक अब्यूज को। तो यही पर यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सेक्शन 3 के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर आपका कौन सा अब्यूज नहीं आएगा, जिसमें हमारा फिजिकल हो गया, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज और फोर्थ हमारा इकोनॉमिक अब्यूज। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा वास्तविक दुर्व्यवहार सम्मिलित नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या गलत? फर्स्ट ऑप्शन पूर्णतः गलत, सेकंड ऑप्शन अंशतः सही, थर्ड ऑप्शन पूर्णतः सही, फोर्थ ऑप्शन तीनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। ये सदस्य पारस्परिक कर्तव्य परायणता के आधार पर बंधे रहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, पूर्णतः सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पूर्णतः गलत, सेकंड ऑप्शन पूर्णतः सही, थर्ड ऑप्शन अंशतः सही, फोर्थ ऑप्शन तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है, क्योंकि जातिवाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बाधित करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्णतः सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के फर्स्ट ऑप्शन गांव में, सेकंड ऑप्शन कस्बों में, थर्ड ऑप्शन शहरों में, फोर्थ ऑप्शन जनजातियों में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? भारत के गांव में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जजमानी व्यवस्था गांव में पाई जाती है। और विलियम वाइजर, ये नाम आपको याद रखना है, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। और उनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। किसकी बुक का नाम है? विलियम वाइजर के। तो जजमानी सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट है। कहाँ पर? रूरल इंडिया में। इन्वॉल्व करता है फिक्स्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कास्ट। इट एस्टैब्लिश अ हायरार्की वेयर हायर कास्ट लैंड ओनर्स को जजमांस बोला जाता है। रिलाइड ऑन लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स को कामिन या कामिन्स फॉर वेरियस सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेंस।
तो उनके जीवन निर्वाह के लिए ये सब किया जाता है। तो जजमांस और कामिन्स होते हैं दो टाइप का, यहाँ एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट कास्ट में, मीन्स जजमांस और कामिन्स के बीच में। तो ये रूरल इंडिया में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गाँव में। और ये बुक का नाम आपको नहीं भूलना है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, किसका है, विलियम वाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है। फर्स्ट ऑप्शन टोडा नातेदारी, सेकंड ऑप्शन भील नातेदारी, थर्ड ऑप्शन गारो नातेदारी, फोर्थ ऑप्शन हो नातेदारी। तो राइट आंसर क्या होगा, तो गारो, खासी और नायर जनजातियों के नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है। स्त्रियां विवाहोपरांत अपने माता के घर में निवास करती है। वंश तथा उत्तराधिकार का निर्धारण माता की तरफ से होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा गया था। ऐसे लगता है जब पीजीटी का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो जिस टॉपिक पे पहुंचते हैं उसी टॉपिक से ही 2-4 क्वेश्चन लेके बना दिया जाता है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इंद्रदेव, सेकंड ऑप्शन एएस ऑलटेकर, थर्ड ऑप्शन जैन चौधरी, फोर्थ ऑप्शन वाई.बी. दामले। तो राइट आंसर क्या होगा, तो द पोजीशन ऑफ विमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक है एएस ऑलटेकर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एएस ऑलटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। सेकंड ऑप्शन स्त्री की स्वयं की आमदनी, थर्ड ऑप्शन उसके पति की आमदनी, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त तीनों। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्त्री के विवाह के समय तथा विवाह के बाद स्त्री को जो उपहार दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है और उससे ही भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन कहा गया है। और यह नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है जिस पर केवल और केवल किसका अधिकार होता है, स्त्री का, उसको कहते हैं स्त्री धन। तो वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्त्री धन किसके कहते हैं, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन धन का अभाव, सेकंड ऑप्शन भूमि का अभाव, थर्ड ऑप्शन स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, फोर्थ ऑप्शन अशिक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा है अशिक्षा, क्योंकि वर्तमान में भी शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। खासकर महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। देश में जहां पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 82.14% है, वहीं पर महिलाओं की मात्र कितनी है, 65.46% ही लिटरेट हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अशिक्षा। लेकिन आपका आयोग ने स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या को करेक्ट माना है। तो हमारा ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है, अशिक्षा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है। फर्स्ट ऑप्शन राजनैतिक, सेकंड ऑप्शन आर्थिक, थर्ड ऑप्शन धार्मिक, फोर्थ ऑप्शन शैक्षणिक। तो राइट आंसर क्या होगा, तो वर्तमान भारत में पंचायती राज एक राजनैतिक अवधारणा है। अपने मौजूदा स्वरूप में पंचायती राज वर्ष 1959 में अस्तित्व में आया, जिसके सूत्रधार कौन थे, बलवंत राय मेहता। और पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजनैतिक। और ये क्वेश्चन आपके हर बार पेपर में पूछा गया, तो बहुत डिटेल डिस्कशन इस पे किया गया प्रीवियस सेशन में, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते फिर से एक्सप्लेन करने में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पश्चातीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन लाभदायक, सेकेंड ऑप्शन अधिक लाभदायक नहीं, थर्ड ऑप्शन प्रायः हानिकारक, फोर्थ ऑप्शन पूर्णतः हानिकारक। तो राइट आंसर क्या होगा, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पश्चातीकरण प्रायः हानिकारक है, क्योंकि इससे संयुक्त परिवार विकसित हो रहे हैं और औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, इसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रायः हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृतिकरण, सेकंड ऑप्शन स्थानीयकरण, थर्ड ऑप्शन सार्वभौमिकरण, फोर्थ ऑप्शन उक्त तीनों। तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण
और संस्कृतिकरण के माध्यम से निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली को, अपनी परिस्थिति, अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन सभी धर्मों को समान सम्मान देना, सेकेंड ऑप्शन किसी धर्म में विश्वास न करना, थर्ड ऑप्शन प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धर्मनिरपेक्षीकरण होता है, सेकुलराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या होता है? सेपरेशन होता है। और यहाँ रिडक्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के सभी एरिया से रिलीजन का क्या होता है? रिडक्शन होता है, सेपरेशन रहता है रिलीजन और स्टेट के बीच में। इसका मतलब क्या है? स्टेट डज नॉट रिकग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट होता है वो कोई भी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को रिकग्नाइज नहीं करता। इंडिया क्या है? सेक्युलर कंट्री है और ट्रीट करता ऑल रिलीजन इक्वली। तो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। और सेकुलराइजेशन मीन्स दैट रिलीजन इज लिमिटेड टू पर्सनल मैटर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड अदर एरियाज इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? सेपरेशन रहता है रिलीजन और स्टेट के बीच में, और इसका जो रिलीजन होता है इसका रिड्यूस रहता है, मीन्स ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है किसको? पॉलिटिक्स को, साइंस को, एजुकेशन को और अदर एरियाज की हम बात करें तो उस पर भी। और ये ट्रीट करता है, स्टेट जो है ट्रीट करता है ऑल रिलीजन को इक्वली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, सेकेंड ऑप्शन प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, थर्ड ऑप्शन प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, फोर्थ ऑप्शन प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक तत्वों का समावेश है तथा जो जीवन के भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं बौद्धिक सभी पहलुओं से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस है by which a society change from traditional base to modern base, means ट्रेडिशनल तरीके से वो किस में चेंज होता है? मॉडर्न बेस में। दिस प्रोसेस ब्रिंग चेंजेस इन वेरियस फील्ड, और ये प्रोसेस चेंज लाता है वेरियस फील्ड में, जैसे आपका इकोनॉमिक हो गया, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हो गया, राइट। तो ये होता है हमारा मॉडर्नाइजेशन की मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, सेकेंड ऑप्शन जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, थर्ड ऑप्शन जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, फोर्थ ऑप्शन जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? जब समाज के लोगों की स्थितियों में चेंजेस होता है तो उसे समाज के संरचनात्मक गतिशीलता कहते हैं। और समाज की संरचना अनेक संस्थाओं से मिलकर बनती है। सभी संस्थाओं का एक फंक्शन होता है जो समाज को स्थायित्व प्रदान करता है और इनके फंक्शंस में परिवर्तन आने पर संरचनात्मक गतिशीलता पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? फर्स्ट ऑप्शन टाइलर, सेकंड ऑप्शन मेलोनोस्की, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? तो ये मैक्स वेबर की है, जिसमें विश्व के अनेक धर्मों का उल्लेख किया गया है। और हम अदर बुक की बात करें मैक्स वेबर की, तो वो क्या है? द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी एंड सोसाइटी और द सिटी। ये सब किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की। तो यहाँ बात क्या पूछा जा रहा है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन डेविड रिजमैन, सेकेंड ऑप्शन शोबर्ग, थर्ड ऑप्शन एली चिनॉय, फोर्थ ऑप्शन हॉब हाउस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया? डेविड रिजमैन ने दिया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेविड रिजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नगरों में अशिक्षा, सेकेंड ऑप्शन पारिवारिक विघटन, थर्ड ऑप्शन जनाधिक्य, फोर्थ ऑप्शन प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव पारिवारिक विघटन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारिवारिक विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास,
सेकंड ऑप्शन प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन गिरता स्वास्थ्य, फोर्थ ऑप्शन बेरोजगारी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या है प्रदूषण। आयोग ने इसका राइट आंसर ए माना है, बट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रदूषण। तो अर्बनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी। जो रूरल एरिया के पीपल हैं वो माइग्रेट करते हैं सिटीज़ की ओर, और सिटी ग्रो करती है रैपिडली इन साइज एंड पॉपुलेशन में। और इट इज़ अ सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक चेंजेस दैट मेक सिटीज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड रूरल एरियाज लेस इंपॉर्टेंस। मीन्स उसका जब बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट होने लगता है, यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं रूरल एरिया से सिटीज़ में, तो वहाँ सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिक चेंजेस होता है, वहाँ डेवलपमेंट होता है, तो सिटीज़ जो होती है मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू रूरल एरियाज़ के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आर्थिक, सेकंड ऑप्शन जातिवाद, थर्ड ऑप्शन धार्मिक, फोर्थ ऑप्शन राजनैतिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? आर्थिक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन, सेकेंड ऑप्शन अपराध, थर्ड ऑप्शन मद्यपान, फोर्थ ऑप्शन उत्प्रवास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्थितियां व उनके कार्यों में असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिगत विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन यह संभव है, सेकेंड ऑप्शन यह बहुत सही है क्योंकि यह भावात्मक स्थिरता सिखाता है, थर्ड ऑप्शन यह बहुत कठिन है, फोर्थ ऑप्शन यह भ्रामक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। दैट इज अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। यह सिद्धांत व्यक्ति में भावनात्मक स्थिति प्रदान करता है और व्यक्तिगत विघटन को रोकने का प्रयास करता है। जैसे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। अगर आप अभी सही से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके चांस हो जाएंगे कि आप परीक्षा क्रैक कर जाएं, बट अगर आप अभी भी स्क्रॉल कर रहे होंगे रील्स तो बहुत क्या बिल्कुल से संभावना नहीं है कि आप परीक्षा क्रैक करें। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, या बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समूह की व्याख्या ओवट और कोवट के आधार पर की है? तो ओवट मीन्स हमारा बाह्य पक्ष होता है और कोवट मीन्स आंतरिक पक्ष। फर्स्ट ऑप्शन बोटोमोर, सेकंड ऑप्शन फेयर चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन ऑकबर्न वन निकोफ और फोर्थ ऑप्शन गिटलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नृजातीय समूह जो आपको एथनिक ग्रुप है वो उसका अध्ययन गिटलर ने किया है समूह की व्याख्या करने के लिए कोवट और वोट आधार पर की है। तो नृजातीय समूह के अध्ययन में गिटलर ने समूह की व्याख्या ओवट तथा कोवट के आधार पर की है। हम नृजातीय समूह क्या होता है, एथनिक ग्रुप क्या होता है? तो एक जनसंख्या समूह है जिसकी पहचान साझा सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे उसका लैंग्वेज हो गया, उसका रेस हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम हो गया, इन सभी के बेसिस पर की जाती है। यह एक ऐसा समूह है जो एक सामान्य जातीय पहचान के आधार पर एक साथ आता है, जिसमें अक्सर एक साझा इतिहास और संस्कृति होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गिटलर। तो ध्यान में रखना है, तो गिटलर ने नृजातीय समूह के मीन्स एथनिक ग्रुप के अध्ययन में गिटलर ने समूह की जो व्याख्या है ओवट और कोवट के आधार पर की है। ओवट हमारा बाह्य पक्ष हो गया, कोवट हमारा आंतरिक पक्ष हो गया। मीन्स ओवट में हमें सामने से दिखाई देगा, कोवट में हमें दिखाई नहीं देता है, तो आंतरिक रहता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबको दिख रहा है, ये ओवट हो गया, और आप पढ़ाई के पीछे क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता चल रहा है, तो वो कोवट हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? फर्स्ट ऑप्शन रक्त संबंध, सेकंड ऑप्शन वैवाहिक संबंध, थर्ड ऑप्शन संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए, निम्न शब्दों में से अपराध एक डैश डैश अवधारणा है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक, सेकंड ऑप्शन कानूनी, थर्ड ऑप्शन धार्मिक, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक। कैसा है? तो अपराध एक सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध एक ऐसा व्यवहार है जो उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानता है। और यहाँ आयोग ने अपना राइट आंसर ऑप्शन बी को माना है, कानूनी।
तुम्हारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट सामाजिक। पहले सामाजिक माना था, फिर बाद में कानूनी मान लिया। तो हम बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, श्री कृष्ण दत्त भट्ट द्वारा संपादित थी। पुस्तक का नाम था सामाजिक विघटन और भारत, और इसमें बताया गया था कि अपराध का जो कॉन्सेप्ट है, दो भेद उसके माने गए थे, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक वैधानिक या कानूनी अवधारणा, उसका जो लीगल होता है, और दूसरा समाज शास्त्रीय सामाजिक अवधारणा। क्योंकि कई बार सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से किसी एक ही कार्य को अपराध माना जाता है, जैसे चोरी हो गया आपका, दोनों दृष्टिकोण से अपराध है। वहीं मृत्यु भोज सामाजिक दृष्टि से अपराध नहीं है किंतु कानूनन अपराध है। और इसी प्रकार अंतरजातीय विवाह कानून की दृष्टि से अपराध नहीं किंतु सामाजिक दृष्टि से अपराध है। तो यहाँ पर पहले आंसर इसका सामाजिक माना गया था, बाद में कानूनी। तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन रिवर्स, सेकंड ऑप्शन बी.के. रॉय वर्मन, थर्ड ऑप्शन एल.पी. विद्यार्थी, फोर्थ ऑप्शन एच.के. श्रीवास्तव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स ने किया है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन रामकृष्ण मुखर्जी, सेकेंड ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन विलियम पेरी, फोर्थ ऑप्शन श्रीएम केस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हायरार्की ऑफ वैल्यू की जो संकल्पना है राधा कमल मुखर्जी ने दी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राधा कमल मुखर्जी। इनके बारे में भी हमने डिटेल में प्रीवियस सेशन में किया है, वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोगर ने समाज की प्रकृति के आधार पर अपराधों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला आर्थिक अपराध, सेकेंड यौन संबंधी अपराध, थर्ड राजनीतिक अपराध और फोर्थ विधिक अपराध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन गरीबी का कारण बेकारी है, सेकेंड ऑप्शन बेकारी का कारण गरीबी है, थर्ड ऑप्शन गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, और यही कथन सही है हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः। फर्स्ट ऑप्शन झुग्गी झोपड़ियों की, सेकंड ऑप्शन नगरीय क्षेत्रों की, थर्ड ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों की, फोर्थ ऑप्शन जनजातियों की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, शोषण, बीमारी, ऋणग्रस्तता आदि समस्याओं से ग्रस्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, झुग्गी झोपड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, सही या गलत? फर्स्ट ऑप्शन अंशतः सही, सेकंड ऑप्शन पूर्णतः सही, थर्ड ऑप्शन अंशतः गलत, फोर्थ ऑप्शन पूर्णतः गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आज की निराश्रिता कल की वेश्या है, तो राइट आंसर ये पूर्णतः सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्णतः सही। कई क्वेश्चन ऐसे होता है जिसका लगता है राइट आंसर ये होगा, बट कमीशन के अकॉर्डिंग कोई और राइट आंसर होता है, बट हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकेंड ऑप्शन बेबर, थर्ड ऑप्शन डहरेंडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन शिम्मल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को कोजर ने प्रतिपादित किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रजाति की शुद्धता, सेकंड ऑप्शन शारीरिक विशेषताएं, थर्ड ऑप्शन बौद्धिक हीनता, फोर्थ ऑप्शन बौद्धिक उच्चता। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत किया जा सकता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में कौन सा संघ है? फर्स्ट ऑप्शन विश्रण तथा पर संस्कृति ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन उद्विकास तथा विश्रण, थर्ड ऑप्शन उद्विकास तथा पुनर्जनन, फोर्थ ऑप्शन विकास एवं आत्मीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिकीकरण में विश्रण तथा पर संस्कृति ग्रहण दोनों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। किसी वस्तु हो गया, विचार हो गया, संस्कृति हो गया, उनके अपने उत्पत्ति स्थान से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया विश्रण मीन्स प्रसार कहलाता है। जबकि एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से, वॉलंटरी अथवा दबाव से ग्रहण करना पर संस्कृति ग्रहण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, विश्रण तथा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक विज्ञान, सेकंड ऑप्शन मिलनसार विज्ञान, थर्ड ऑप्शन सामाजिक अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन समाज का विज्ञान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो समाजशास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान है। वाट का मत है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो यहाँ पर सोशलॉजी क्या है? सोशोलॉजी है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, समाज का विज्ञान। तो हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी जो है 2 शब्द से बना है। वो 2 शब्द क्या है? एक आपका सोशियस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बताया जा रहा है, और दूसरा वर्ड हमारा क्या है? लोगोस है। तो सोशियस किससे बना है? लैटिन से, इसीलिए इसको 2 भाषाओं की दोगली संतान कहा गया। किसने कहा है? प्रीवियस सेशन में बताया गया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लोगोस हमारा किससे बना है? ग्रीक से। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? यूनानी। तो सोशियस मीन्स क्या हो गया? हमारा सोसाइटी हो गया, और लोगोस मीन्स स्टडी या साइंस। तो समाज का विज्ञान, समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में से परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर यूमपेज, सेकंड ऑप्शन गिन्सबर्ग, थर्ड ऑप्शन जेएफ क्यूबर, फोर्थ ऑप्शन अर्नोल्ड रॉस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, या परिभाषा जेएफ क्यूबर का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेएफ क्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? फर्स्ट बीरकान, सेकंड हॉबहाउस, थर्ड सोरोकिन, फोर्थ मैक्स वेबर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 4, फोर्थ ऑप्शन 1, 2 और 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन रिलेटेड है? स्वरूपात्मक संप्रदाय जो फॉर्मल स्कूल है उनके समर्थक में जॉर्ज सिमेल, प्रवर्तक और या प्रोपाउंडर, फादर, ये सब पूछा जाता तो जॉर्ज सिमेल हो जाता है स्वरूपात्मक संप्रदाय के। तो इनके समर्थक में जॉर्ज सिमेल आ जाएंगे, बीरकांत, वॉन विस, टॉनिस, स्मॉल, मैक्स वेबर, रॉस, पार्क व बर्गिस। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीरकांत हो जाएंगे और मैक्स वेबर। और जबकि जो आपके हॉबहाउस हो गए, सोरोकिन हो गए और दुर्खीम हो गए, वॉर्ड, गिन्सबर्ग, ये सब हमारे सिंथेटिक स्कूल से रिलेटेड है, समन्वयात्मक संप्रदाय से। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं? फर्स्ट पारस्परिक जागरूकता, सेकंड समानता असमानता, थर्ड सहयोग असहायता, फोर्थ सरलता जटिलता। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1 एंड 2, थर्ड ऑप्शन 1, 2 एंड 4, फोर्थ ऑप्शन 1, 3 एंड 4। तो राइट आंसर क्या है? तो समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पारस्परिक जागरूकता, अमूर्तता, समानता एवं असमानता, सहयोग एवं संघर्ष, अन्योन्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारस्परिक और जागरूकता आ जाएगा, समानता असमानता। तो राइट आंसर इज 1 एंड 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सहयोग, सेकंड ऑप्शन आत्मसातकरण, थर्ड ऑप्शन संघर्ष, फोर्थ ऑप्शन समझौते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह संघर्ष रूपांतरित हो जाती है, संघर्ष में, कॉन्फ्लिक्ट में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? अभी बताया गया, फर्स्ट ऑप्शन मानव व्यवहार का, सेकंड ऑप्शन समाज का, थर्ड ऑप्शन राजनीतिक व्यवस्था का, फोर्थ ऑप्शन आर्थिक समस्याओं का। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, समाज का। तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। गिडिंग्स का मानना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्ट, इनका टाइम पीरियड कितना रहा है? 1798 से लेकर 1857 तक का। ये फ्रेंच फिलोसफर थे। इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ सोशोलॉजी, और ये पायनियर है पॉजिटिविज्म के। तो पॉजिटिविज्म के अग्रदूत माने जाते हैं कौन? ऑगस्ट काम्ट। और इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है सोशियोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑगस्ट काम्ट। तो हम की एस्पेक्ट देखते हैं कॉम्ट के थॉट का। सबसे पहले पॉजिटिविज्म। तो कॉम्ट बिलीव करते हैं साइंटिफिक मेथड पे, क्योंकि वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट पे, और ये ओनली उसी से रिलाई किया जा सकता है। पास टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इस संसार को जानने के लिए हम पॉजिटिविज्म से ही जान सकते हैं, साइंटिफिक मेथड से जान सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पर। और ये रिजेक्ट करते हैं मेटाफिजिकल एंड थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को, और ये आर्ग्यू करते दे वर नॉट एम्पिरिकली वेरीफिएबल।
और हम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करें तो कॉम्ट प्रपोज करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री के प्रोग्रेस को 3 स्टेजेस में। पहला आ गया थियोलॉजिकल, दूसरा मेटाफिजिकल और थर्ड साइंटिफिक मीन्स पॉजिटिविज्म। तो इसको आपको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, ऐसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो थियोलॉजिकल स्टेज में जो इन्वॉल्व करता है एक्सप्लेनेशन कैसे बेस होता है, सुपर नेचुरल फोर्सेस पे, जो अलौकिक शक्तियाँ होती है उस पर बेस्ड होता है हमारा थियोलॉजिकल स्टेज। और वहीं पर हम बात करें मेटाफिजिकल स्टेज की, तो ये यूज करता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को। और साइंटिफिक स्टेज जो हमारा होता है एम्फेसाइज करता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन को। तो हम सोशोलॉजी और कॉम्ट का ही विचार है कि सोशोलॉजी एज ए साइंस के रूप में देखते हैं सोशोलॉजी को। कॉम्ट ने देखा सोशोलॉजी एज ए साइंस दैट कुड एनालाइज सोशल फेनोमेना एंड आइडेंटिफाई द लॉ दैट गवर्न्स देम। ही बिलीव दैट बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड टू सोशल प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी कुड क्रिएट अ मोर ऑर्डर्ड एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी। तो साइंस को हम अच्छे से अपने सोशोलॉजी में यूज कर सकते हैं, जो हमारे लाइफ में जो बाधाएं, जो हर्डल है उसको दूर कर सकता है। एक साइंस का मतलब सिर्फ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब नहीं होता। साइंस का मतलब होता है साइंटिफिक तरीके से किसी की स्टडी करना। हम सोशोलॉजी की भी स्टडी वैसे ही करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन भौतिक, सेकंड ऑप्शन सामाजिक, थर्ड ऑप्शन गणितीय, फोर्थ ऑप्शन प्राकृतिक। तो देख के ही पता चल रहा है समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। सो ऑप्शन 20 करेक्ट। कितने क्वेश्चन आप कॉमन सेंस के बेसिस पे ही सॉल्व कर लेते हैं। पीजीटी का पेपर काफ़ी इजी आता है, अब की बार भी आ सकता है, इजी आ सकता है, बट आपकी किस्मत जाने कैसे आएगा। बट अब पैटर्न सबके चेंज हो रहे हैं तो इसका भी पैटर्न चेंज ही हो सकता है। तो आप वैसे ही बेसिस पे अपने आप को तैयार करके रखिए, चाहे असर्शन रीजन के बेस पे क्वेश्चन आ जाए, क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए आप रेडी रहिए। ये नहीं कि पेपर के बाद देने के बाद आप निकलें और फिर कहें कि पेपर काफ़ी हार्ड आ गया। तो उस बेसिस पे जैसे आजकल ट्रेंड सब क्वेश्चंस के चेंज होते जा रहे हैं वैसे ही अपने आप को आपको भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन जर्मनी। अगर कहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया गया ये पूछता जाता है सबसे पहले तो हमारा अमेरिका हो जाएगा, लेकिन जन्म स्थान पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो समाजशास्त्र का जन्म स्थान फ्रांस है, जबकि इसका अधिक विकास कहाँ हुआ है? अमेरिका में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन समाजशास्त्र की परिभाषा दी, सेकंड ऑप्शन समाजशास्त्र शब्द की रचना की, थर्ड ऑप्शन समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, फोर्थ ऑप्शन समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द जो था उसको क्वाइन किया था। तो वह राइट आंसर हो जाए। इसमें आप राइट आंसर बी और सी दोनों को ही ले सकते हैं क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक तरीका साइंटिफिक मेथड भी इन्होंने ही बताया था। बट यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन आपका आयोग जो है ऑप्शन सी को माना, कभी ये बी को मानते हैं कभी सी को मानते हैं, तो आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? तो कब किया था? 1838। ये भी आपके पेपर में पूछा गया तो ये भी ध्यान में रखना। तो इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनका मानना था कि एक सोशल बायोलॉजी नाम से होना चाहिए, तो सोशल फिजिक्स नाम से इन्होंने एक सब्जेक्ट चलाया जिसको 1838 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? सोशियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सेकंड ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, थर्ड ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, फोर्थ ऑप्शन समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर सही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रांस की राज्य क्रांति, सेकेंड ऑप्शन औद्योगिक क्रांति, थर्ड ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध, फोर्थ ऑप्शन दोनों ए और बी। मीन्स हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये दोनों ही समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव, उसके ओरिजिन में, उसके इवोल्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का अहम योगदान है। साथ ही 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच हुई है ये, और वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक क्रांतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इसके अलावा, राइट, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है?
फर्स्ट ऑप्शन उद्विकाशीय सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन प्रकारात्मक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन संघर्ष का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन दोनों बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो समाज का उद्विकाशीय सिद्धांत जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसको हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, डार्विन से लिया गया, जिसको इन्होंने सोशियोलॉजी में काफ़ी पॉपुलर बनाया। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1820 से 1903 का रहा है। इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में हुआ और इनका डेथ कब हुआ? 8 दिसंबर 1903 में हुआ। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? इन्होंने किस पे सबसे ज़्यादा प्रतिपादित जो किया हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, कौन से सिद्धांत को? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, उद्विकाशीय सिद्धांत। और हम मेजर वर्क की बात करते हैं स्पेंसर का, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, पेपर सोशल स्टैटिक इनकी पब्लिश हुई 1851 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है 1855 में, फर्स्ट प्रिंसिपल है 1862 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है, द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स है, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल है, और द मैन वर्सेस द स्टेट 1884 की इनकी पुस्तक है। इन बुक्स के नेम आप याद रखिएगा, पेपर में आपके पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाइल डर्कहाइम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? फर्स्ट ऑप्शन कलात्मक, सेकंड ऑप्शन दार्शनिक, थर्ड ऑप्शन वैज्ञानिक, फोर्थ ऑप्शन साहित्यिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खिम के भी टाइम पीरियड की हम बात कर लेते तो 1858 से 1917 का रहा है, और इनकी कुछ पुस्तक जो है वो 1917 के बाद, इनके मृत्यु के बाद पब्लिश किया गया, जो इनकी पत्नी लुइस डेफ्रेस के द्वारा किया गया था। तो ये पहले व्यक्ति हैं दुर्खिम जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैध अकादमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। वे समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए इन्हें फर्स्ट अकादमिक भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वैज्ञानिक। और यहाँ पर लिस्ट दिया गया बुक्स जो इमाइल डर्कहाइम का है, उसमें आपको याद रखना द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 का है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 का है, सुसाइड 1897 का, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 का, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 का है, और सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924 का है, मॉरल एजुकेशन 1925 का। और इन सभी से ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश डैश के समान है? फर्स्ट ऑप्शन दासी, सेकंड ऑप्शन मालकिन, थर्ड ऑप्शन बहन, फोर्थ ऑप्शन प्रतिद्वंदी। तो बांस और बेकर के मतानुसार समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहिणी है ना ही दासी है, वरन उनकी क्या है? बहन के समान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज बनता है फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तियों से, सेकंड ऑप्शन व्यक्तियों के संबंधों से, थर्ड ऑप्शन संस्थाओं से, फोर्थ ऑप्शन समितियों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर और पेज का मानना है कि समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यक्तियों के संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में समाज तो होता है पर डैश डैश नहीं। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति, सेकंड ऑप्शन संगठन, थर्ड ऑप्शन समिति, फोर्थ ऑप्शन संस्था। तो पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं। संस्कृति ही पशु और मानव समाज को अलग करती है। जहां पशु समाज जैविक सामाजिक है, वहीं मानव समाज सामाजिक और सांस्कृतिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। फर्स्ट ऑप्शन समाज, सेकंड ऑप्शन संगठन, थर्ड ऑप्शन समिति, फोर्थ ऑप्शन संस्कृति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर और पेज का कहना है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, समिति। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन समाज, सेकंड ऑप्शन संगठन, थर्ड ऑप्शन समिति, फोर्थ ऑप्शन समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र की भाषा में देखें तो एक गांव समुदाय है, क्योंकि उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? निश्चित भूभाग, हम की भावना और व्यक्तियों के समूह जो है कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में पाई जाती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन श्री अरबिंदो, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? तो समाजशास्त्र के भारतीय विचारक महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरबिंदो हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल डर्कहाइम की पुस्तक की बात करें तो सुसाइड है, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उन्होंने आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना न मानकर सामाजिक तथ्य माना है, सोशल फैक्ट। तो ये 4 डिफरेंट टाइप का बताया गया सुसाइड को। एक हमारा क्या हो जाएगा?
इग्वेस्टिक, दूसरा एल्ट्रुइस्टिक और थर्ड इकोनॉमिक एंड फोर्थ हमारा फैटलिस्टिक है। तो ये भी दो टाइप में डिवाइड किया गया सुसाइड को। पहला आपका इंटीग्रेशन के बेसिस पे और दूसरा हमारा रेगुलेशन के बेसिस पे। हम इग्वेस्टिक और एल्ट्रुइस्टिक की बात करें तो ये हमारा किसके बेसिस पे डिवाइड है, इंटीग्रेशन के बेसिस पे। जब इंटीग्रेशन लो होता है तो इग्वेस्टिक सुसाइड देखने को मिलता है, और जब इंटीग्रेशन हाई होता है तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड देखने को मिलता है। और हमारा एकोनॉमिक और फैटलिस्टिक सुसाइड जो है वो रेगुलेशन के बेसिस पे दिखाई देता है। जब रेगुलेशन लो हो तो हमारा एकोनॉमिक सुसाइड देखने को मिलता है सोसाइटी में, और जब रेगुलेशन हाई हो तो फैटलिस्टिक सुसाइड देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में आद्यतम सिद्धांत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन प्रत्यक्षवाद, सेकंड ऑप्शन प्रकार्यवाद, थर्ड ऑप्शन आत्महत्या का सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन उद्विकासशील सिद्धांत। तो समाजशास्त्र में आद्यतम सिद्धांत क्या है, प्रकार्यवाद। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्रकार्यवाद जो है, फंक्शनलिज्म जो है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। यह संरचनावाद में जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म है उसके विपरीत है, उसके एकदम ऑपोजिट है, जो चेतना को उसके विभिन्न तत्वों में विश्लेषण करने पर जोर देता है। वहीं हम प्रकार्यवाद की बात करें तो वो ध्यान मानसिक क्रियाओं और व्यवहार के उद्देश्य पर दिया जाता है। इसमें जो समाज में कैसे काम करते हैं, अनुकूलन में कैसे ये मदद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन की औपचारिक संरचना में निहित है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिगत भूमिकाएं, सेकंड ऑप्शन सत्ता का प्रत्यायोजन, थर्ड ऑप्शन गुड, फोर्थ ऑप्शन व्यक्तिगत हित। तो राइट आंसर क्या होगा? तो प्रायः संगठन विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जिसका जो उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यक्तिगत हित। बट इसका राइट आंसर आयोग ने क्या माना है, सत्ता का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट कॉम्ट, थर्ड ऑप्शन किंग्सले डेविस, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ह्यूमन सोसाइटीज के लेखक कौन है, किंग्सले डेविस है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन विवाह, थर्ड ऑप्शन नातेदारी, फोर्थ ऑप्शन धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह ही एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विवाह, मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन एक विवाह, सेकंड ऑप्शन बहुविवाह, थर्ड ऑप्शन बहुपति विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहुपत्नी विवाह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। जब बड़ा भाई किसी लड़की से विवाह करता है तो शेष सभी भाई उसके पति समझे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुपति विवाह। तो जिन जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उनमें उत्तरी और पूर्वी भारत की जनजातियां टोडा, कोटा, खस, केरल की टियान, कोट, नीलगिरी पहाड़ की टोडा, दक्षिण भारत की नायर, मालाबार की कम्मल जनजातियां और कुर्ग की पहाड़ियों पर रहने वाले जनजातियां प्रमुख हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपति विवाह का अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन एक विधवा पुनर्विवाह करती है, सेकंड ऑप्शन अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, थर्ड ऑप्शन एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, फोर्थ ऑप्शन एक तलाकशुदा स्त्री पुनः विवाह करती है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, इसको बोलते हैं बहुपति विवाह। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती तो उसको हम बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री कहते हैं। तो पॉलीएंड्री एक टाइप ऑफ क्या है, पॉलीगैमी का एक टाइप है जिसमें महिलाएं जो होती हैं उनके मोर देन वन हस्बैंड होते हैं। इसका मतलब है कि वीमेन इज मैरिड टू मल्टीपल मैन एट द सेम टाइम पर मल्टीपल मैन से इनकी शादी होती है वीमेन की, किसमें, पॉलीएंड्री में, राइट। तो हम बात करते हैं बहुविवाह। जो पॉलीगैमी होता है दो शब्द से बना है, एक बहु जिसका मतलब होता है बहुत और गामोस जिसका मतलब होता है विवाह। तो बहुविवाह उन विवाहों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विवाह किए जाते हैं। और भारत में परंपरागत तौर पर बहुविवाह के तहत मुख्यतः एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति व्यापक रूप से प्रचलित थी। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया गया है।
और हम इसके टाइप की बात करें तो बहुपत्नीत्व मीन्स पॉलीगाइनी। इसमें क्या होता है, यह एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। और बहुपतित्व प्रथा मीन्स पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का विवाह जिसमें एक महिला के कई पति होते हैं। और द्विविवाह विवाह जो है आपका बाईगैमी है, जब कोई व्यक्ति पहले से ही मान्य रूप से विवाहित होते हुए भी किसी और के साथ विवाह करता है तो इसे हम द्विविवाह कहते हैं, बाईगैमी कहते हैं। कोई ऑलरेडी लीगली वेडेड वाइफ है उसके पास या हस्बैंड है, वो फिर से वो शादी करती है उसी टाइम के दौरान जीवित रहने पे ही, तो हम उसको बाईगैमी कहते हैं। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को द्विविवाही कहा जाता है। और हम बात करें सेक्शन 82 BNS की और सेक्शन 494 IPC की, तो बाईगैमी को ऑफेंस बनाता है। यहाँ पर 494 IPC की बात करें, पहले आपका 494 IPC चलता था, बट 1 जुलाई 2024 से क्या हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 82 की बात करें तो वहाँ बाईगैमी का प्रोविजन है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, अपने स्पाउस के जिंदा रहते ही दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसको हम बाईगैमी कहते हैं, जो ऑफेंस है अंडर भारतीय न्याय संहिता। और पहले किसके तहत था, इंडियन पिनल कोड के तहत। तो सेक्शन याद रख लीजिएगा, सेक्शन 82 है। और किन देशों में बहुविवाह जो पॉलीगैमी है वैलिड है, तो हम बात करें भारत, सिंगापुर और मलेशिया की, तो इन देशों में बहुविवाह विशेष रूप से केवल मुस्लिम के लिए ही वैलिड है। और हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अल्जीरिया हो गया, मिस्र हो गया, कैमरून हो गया, ऐसे देशों में बहुविवाह मान्यता प्राप्त और प्रचलित है। केवल ये ही विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुविवाह वैध है, अदर हर जगह क्या है, इनवैलिड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। फर्स्ट ऑप्शन एक विवाह, सेकेंड ऑप्शन बहुपति विवाह, थर्ड ऑप्शन बहुपत्नी विवाह, फोर्थ ऑप्शन समूह विवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समूह विवाह का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है कि जब विवाह प्रथा नहीं थी तब यह विद्यमान रहा होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समूह विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। फर्स्ट ऑप्शन जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, सेकेंड ऑप्शन धर्म द्वारा, थर्ड ऑप्शन कानून द्वारा, फोर्थ ऑप्शन सरकार द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक संगठन और उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में समानता हो, इक्वालिटी हो। यदि इक्वल हो दोनों की संख्या, यदि पुरुषों की संख्या कम होगी और स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो पुरुष वर्ग का महत्व बढ़ जाएगा और समाज में बहुपत्नी विवाह की पद्धति कार्यशील रहेगी। और इसके विपरीत यदि पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है तो बहुपति विवाह प्रचलित होगा। एक संतुलित समाज के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या है वो इक्वल रहे, समान अनुपात में रहे, इक्वल रेशियो में रहे। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है वो हम अगर 1000 पे देखें तो 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपको केरल में देखने को मिलता है 1084 है, 1084। और न्यूनतम देखें तो हरियाणा में है, कितना है, 879 है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, 912 है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, वहाँ कितने हैं, 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और न्यूनतम कहाँ है उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में है, कितने हैं, 851 है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। तो किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है किससे, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन अनैतिक गृह, सेकेंड ऑप्शन मानसिक दुर्बलता, थर्ड ऑप्शन खराब आर्थिक स्थिति, फोर्थ ऑप्शन नगरीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, गोडार्ड के अकॉर्डिंग बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण मानसिक दुर्बलता है। ऐसी स्थिति में बालक अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता, कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मानसिक दुर्बलता, राइट। चलिए जी, फिर आज के लिए बस इतना ही। बताने, लिखाने, पढ़ाने, समझाने के लिए काफ़ी कुछ है बट टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया है। तो अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए होगा आप @ओमराज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बना है। If you like this session, please do like, share and subscribe to our channel. That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye-bye. Thank you. Jai Hind.